चलिए, तो इक्विटी सेविंग हाइब्रिड स्कीम्स या इक्विटी सेविंग स्कीम्स किस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं? अगर हम हाइब्रिड कैटेगरी की बात करें तो क्यों इसको समझना ज़रूरी हो जाता है और क्यों पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है? इस पूरे मामले को समझते हैं पीयूष चंदा, हेड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आईएफएल सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहाँ पर आज हम एक ऐसी कैटेगरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हाइब्रिड होने के साथ साथ एक निवेशक को अगर फिक्स्ड इनकम से तुलना की जाए तो उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर रिटर्न देने का दमखम रखती है। इक्विटी सेविंग स्कीम, इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज एक तरह से जो रणनीति इसमें अपनाई जाती है उसमें काफ़ी हद तक एक कंजर्वेटिव निवेशक के लिए, ऐसा निवेशक जो बहुत जोखिम नहीं उठा सकता, साथ ही इक्विटी एक्सपोजर भी अच्छा खासा चाहता है, एक बेहतरीन विकल्प है। आसान भाषा में अगर आप मुझे समझाना चाहें कि ये किस तरह की कैटेगरी है, किस तरह के निवेशकों के लिए, तो क्या कहेंगे? नमस्कार कविता। इक्विटी सेविंग फंड ये एक कंजर्वेटिव इक्विटी फंड है जो कि इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में निवेश करता है। और क्योंकि कंजर्वेटिव फंड है तो ये मार्केट वोलेटिलिटी को काफी अच्छा बैलेंस करता है। और ये मॉडरेट या कंजर्वेटिव प्रोफाइल के कस्टमर के लिए जो छोटे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और इक्विटी मार्केट का रिटर्न फ्लेवर भी लेना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा निवेश का विकल्प है। मुझे एक्सपोजर के तहत समझाएं ज़रा किस तरह से इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में ये संतुलित होता है, और साथ ही आर्बिट्राज क्योंकि एक थोड़ा सा जटिल मुद्दा लगता है निवेशकों को, इसके बारे में आसान भाषा में समझाएं। तो इसमें बाय एंड लार्ज 30 से 35% निवेश जो है इक्विटी स्टॉक में होता है और बाकी आर्बिट्राज और डेट में निवेश होता है। तो ये एक तरीके का कंजर्वेटिव डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। अगर आप देखें तो निवेशक काफी बैलेंस एडवांटेज फंड या जो कि डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में काफी पॉपुलर फंड है, उसमें निवेश करते हैं। तो ये बैलेंस एडवांटेज का से एक निचले स्तर पे रिस्क में ये फंड होगा। जैसे अगर हम सरल भाषा में इसको समझना चाहें तो अगर मेरे पास पोर्टफोलियो मैनेजर के पास 100 रुपए हैं निवेश करने के लिए, तो उसने मान लीजिए 25 रुपए या 20 रुपए इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए और बाकी जो पोजीशन है वो अपनी हेज कर ली आर्बिट्राज के द्वारा, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो डेट में इन्वेस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन दी पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव। तो ये एक बड़ा अच्छा विकल्प देता है किसी भी निवेशक के लिए जो डेट प्लस रिटर्न चाहता है। और साथ ही क्योंकि इसमें 65% पैसा इक्विटी या इक्विटी इक्विवेलेंट, अगर हम उसको टेक्निकल भाषा में बोलें, तो उसमें निवेश होता है, तो ये इक्विटी टैक्सेशन में फिटन होता है। तो आपको डेट प्लस रिटर्न मिलता है विद एन इक्विटी टैक्सेशन। तो क्लियरली हम इसको क्या एफडी के एवज में एक निवेश का या बेहतरीन निवेश का विकल्प क्या मान सकते हैं? क्या ये कहना सही होगा? देखिए, एफडी का निवेशक जो होता है वो एक फिक्स्ड रिटर्न देख रहा है। तो अगर मैं इसको एफडी से कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली ये एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न देगा। इक्विटी टैक्सेशन है तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न अच्छा होगा। पर अगर कोई आप मान लीजिए कोई 80 वर्ष का वृद्ध आदमी है या महिला है जो अपनी पूंजी इस तरीके से निवेश करना चाहती है कि उसको एक फिक्स्ड रिटर्न साल दर साल मिले, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। पर हाँ, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो कंजर्वेटिव प्रोफाइल का है, जिसको बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी नहीं चाहिए और इक्विटी मार्केट का फ्लेवर भी चाहिए अपने स्कीम्स में, तो ये एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। पिछले एक साल के अगर हम रिटर्न देखें तो लगभग तमाम म्यूचुअल फंड्स जो कि आपने भी अपनी सूची में दिए हैं, एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स की बात करें, कोटक इक्विटी सेविंग्स, एचएसबीसी इक्विटी सेविंग, एडलवाइस इक्विटी सेविंग और डीएसपी इक्विटी सेविंग, सबके आप समझ लीजिए 9.25 से 10.25 के आसपास के रिटर्न है, जहां पर एचडीएफसी इक्विटी सेविंग और कोटक इक्विटी सेविंग में 9 और 9.5% से ज़्यादा का है। इस तरह के फंड्स में अगर आपको निवेश करना हो तो अब क्योंकि इसमें इस तरह की रणनीति है जहाँ इक्विटी भी
इन्वॉल्व है, डेट भी इन्वॉल्व है और ताज़ा समीकरण और जो सिचुएशन है बाज़ार में वो काफ़ी अनिश्चितता की ओर थोड़ा सा ज़्यादा भारीपन दिखाई दे रहा है। ये रिटर्न्स देखकर कोई निवेश करे या अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, अपनी सहूलियत को देखकर निवेश करें कि किस तरह का एक्सपोजर उन्हें चाहिए। डेट एक्सपोजर डेट म्यूचुअल फंड्स में ना लेते हुए क्या ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो सकता है इक्विटी सेविंग्स में शामिल होने का या इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का? सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जब मैं भी क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ निवेश करने के लिए, तो दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली, कि आपका टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, अपने रिस्क को पहचाने। रिस्क से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपए निवेश कर रहा हूं तो मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर 100 रुपए 95 होगा तो क्या मैं अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखूंगा, या 190 होगा तब भी मैं अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखूंगा, या 180 होगा तब भी मैं अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखूंगा। तो आपको वो रिस्क एपेटाइट अपना जानना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, क्योंकि वो 100 से 80 की जर्नी देख सकते हैं और शायद उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। परंतु जो हमारे बुजुर्ग या रिटायर्ड निवेशक हैं, ऑब्वियसली उनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप 100 का 95 या 90 नहीं देखना चाहते। और स्पेशली जब हम बात करते हैं निवेश की और जब हम बात करते हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, तो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ और इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का एक बहुत बड़ा रोल। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो इक्विटी सेविंग्स हो, बैलेंस एडवांटेज हो, या कोई भी इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट हो। तो अगर आपको आपका एडवाइजर एडवाइस करता है कि आपके लिए फंड सही है, या आप खुद रिसर्च करके ये इस कंक्लूजन पे आते हो कि आपके लिए फंड चाहिए, तभी इसमें इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें इक्विटी है तो थोड़ा रिस्क एलिमेंट है, और परंतु इसमें रिस्क एलिमेंट बाकी डायरेक्ट इक्विटी फंड से या मल्टी एसेट फंड से या आपके बैलेंस एडवांटेज फंड से थोड़ा कम। एक चीज़ समझनी है मुझे, क्योंकि इसमें इक्विटी कंपोनेंट भी है, तो वो मिनिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है किसी भी फंड के एक्सपोजर में? और क्या इक्विटी सेविंग्स में हम इस भी तरह के फंड्स देखते हैं जहां पर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का झुकाव शायद थोड़ा सा इक्विटी की ओर ज़्यादा हो या डेट की ओर ज़्यादा हो? क्या इस तरह के भी अलग अलग पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशंस होते हैं क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर उसको एक पीयूष, जो आपने हमें लिस्ट या फंड की तरह जी भी चलाना पीयूष, चाहे। आपने जो हमें लिस्ट दी है, जो आपने हमें लिस्ट दी है फंड्स की, अगर उन्हीं का ही उदाहरण आप उठाकर बताना चाहें, समझाना चाहें कि किस तरह के फंड की क्या रणनीति रही है या रणनीति है जहां पर झुकाव इक्विटी और डेट में किस तरह से अलग अलग है, तो शायद बेहतर हो। मैं HDFC इक्विटी सेविंग्स फंड का एग्जांपल लेता हूँ और इसके द्वारा निवेशकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस फंड को देखें तो ये फंड काफी पुराना फंड है, 2004 से चला आ रहा है। और इसका अगर आप एलोकेशन देखें, इक्विटी का एलोकेशन देखें, तो उसमें करीब करीब 60% एलोकेशन लार्ज कैप फंड्स में है, जो कि लार्ज कैप सेगमेंट के में इन्वेस्टेड है, इक्विटी कंपोनेंट में। तो ये पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा स्टेबल रखता है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर देखेंगे तो ये बहुत ही कम है, ये करीब करीब 7% के आसपास का है, जबकि इसमें आर्बिट्राज पोजीशन करीब 30 से 32% के आसपास की है। और अगर आप इसमें डेट कंपोनेंट देखिए तो डेट कंपोनेंट भी काफी ज्यादा स्टेबल है, AAA बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इसमें जो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम इस फंड के YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ डेट कंपोनेंट की बात करें तो करीब 7.5 के आसपास आती है, और ड्यूरेशन रिस्क भी करीब 1.8 का है, जो कि इस मार्केट में काफी बैलेंस्ड है, if I can put it in
तो क्लियरली आपका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है उसका यहाँ पे ख्याल रखा गया है इस फंड के ज़रिए। रिस्क की अगर हम बात करें तो अगर आप ऐसे निवेशक नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं तो उसका भी ख्याल रखा गया है इस फंड के ज़रिए। लेकिन कमाई का क्या, रिटर्न का क्या, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या, जो फिलहाल मौजूदा 1 साल में हमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है उतनी ही आपको रखनी चाहिए मोटे तौर पर, या उससे ज़्यादा भी आपको मिलने की गुंजाइश है? निर्भर करता है कि बाजार की चाल कैसी है और फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजीज कैसी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कविता। अगर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी सही हो तो ये फंड आपको काफी ज्यादा फायदेमंद कर सकता है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी जो है वो बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि इसमें डेट और आर्बिट्राज में निवेश हुआ है। इक्विटी कंपोनेंट आपको किकर ऑफ रिटर्न, जिसको टेक्निकल भाषा में अल्फा कहते हैं, अल्फा प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि ये कंजर्वेटिव फंड है तो इसमें थोड़ा स्टेबल रिटर्न आने के ज्यादा चांसेस हैं। ऑब्वियसली टैक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इक्विटी टैक्सेशन फंड है। तो वो जितना भी आपने रिटर्न बनाया, अगर आप 1 साल या 1 साल से ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो केवल आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। पर इन्वेस्टर को ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, या अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो तो भी ये नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि ये हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न देगा, ये किसी किसी इंटरवल में थोड़े समय के लिए नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। उस समय आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहें, आप अपने रिस्क को समझें, और सबसे इम्पोर्टेंटली आपका टाइम होराइजन क्या है और आपका एडवाइजर आपको क्या एडवाइस करता है, इसका ध्यान। मोटे तौर पर किसी को कितनी अवधि के लिए इसमें निवेश करना चाहिए? 3 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा, कंसिडरिंग कि यहाँ पर डेट का भी आपको एक्सपोजर है और उसकी चाल काफ़ी हद तक ब्याज दरों की चाल पर निर्भर होगी। तो कितने समय की निवेश अवधि देनी चाहिए इस तरह के फंड को? अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें, ये बहुत अग्रेसिव फंड नहीं है, ना इक्विटी में ना डेट में, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल नहीं ली जाती। सिमिलरली इसमें कोई बहुत ज्यादा मिड कैप एक्सपोजर नहीं लिया जाता। ये एक स्टेबल फंड है, तो इसमें अगर आपका 1 साल या 1 साल से ऊपर का भी टाइम होराइजन है तो आप निवेश कर सकते हैं। ये एक डेट प्लस फंड है, ना कि ये इक्विटी इक्विटी टाइप ऑफ रिटर्न देने वाला फंड। और राइट, चलिए इसी के साथ पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से इस फंड की समझाइश हमारे दर्शकों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।